हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय रहेगा कैम शाफ्ट। आज हम जानेंगे कि कैम शाफ्ट कितने प्रकार की होती हैं, इसका इंजन में क्या काम होता है और इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं दी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कैम शाफ्ट के कार्य की। तो कैम शाफ्ट के द्वारा हम जो है कैम लोब, जो कैम शाफ्ट में हम जो कैम लोब बनाते हैं, तो कैम लोब के माध्यम से हम गोल चाल को खड़ी चाल में बदलते हैं और यह चाल वाल्वों तक पहुंचाने के लिए हम टेपिट, पुश रोड, रोकर आर्म या हम ये कहें कि रोकर आर्म असेंबली, उसके बाद आपके वाल्व, हम इनकी मदद लेते हैं ताकि वाल्वों तक ये चाल पहुंचाई जा सके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह हमारे इंजन में गोल चाल को खड़ी चाल में बदलने में मदद करती है और वाल्वों तक यह चाल पहुंचाती है। इसके बाद हम इसके और कार्यों की बात करते हैं। तो यह वाल्वों को ऑपरेट करने के साथ साथ ही, वाल्वों को खोलने के साथ साथ ही यह ऑयल पंप को चाल देती है, पेट्रोल इंजन में डिस्ट्रीब्यूटर को चलाती है स्क्यू गियर के माध्यम से। यहाँ तक कि पुराने टाइप के जो हमारे इंजन आते थे वहां पर फ्यूल फीड पंप का प्रयोग किया जाता था, तो एसेंट्रिक कैम लोब के माध्यम से यह फ्यूल फीड पंप को चाल देती थी। इसके अलावा हम और आगे बात करें तो जो आपके गियर ड्राइव मैकेनिज्म है उसमें आइडल गियर के द्वारा हम इसके जो चाल है वह हम FIP तक पहुंचाते थे, फ्यूल इंजेक्शन पंप तक पहुंचाते थे। तो यह इसके प्रमुख कार्य हैं जो कि हमारे इंजन में कैमशाफ्ट करती है। इसके बाद हम इसके कार्यों की बात करते हैं। तो यह वाल्वों को खोलने में मदद करती है। इसके अलावा हमारे ऑयल पंप को स्क्यू गियर के माध्यम से चाल देती है। पेट्रोल इंजन में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लगता है उसे भी इस स्क्यू गियर के द्वारा चाल दी जाती है। कुछ पहले पुराने समय में जो आपके इंजन आया करते थे उसमें हम फ्यूल फीड पंप को चाल देते थे, जिसके लिए हम इस तरीके के एसेंट्रिक कैम लोब का प्रयोग करते थे और इसी के माध्यम से वह फ्यूल फीड पंप को चाल देती थी। और इसके अलावा हम थोड़ा और आगे बात करें तो जहां पर गियर ड्राइव मैकेनिज्म प्रयोग में लिया जाता था वहां पर हम आइडल गियर की मदद से FIP तक यह चाल पहुंचाते थे, जो कि कैम शाफ्ट के द्वारा ही आगे तक दी जाती थी। इसके बाद हम कैम शाफ्ट की व्यवस्थाओं के बारे में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं दी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी व्यवस्थाओं की। तो देखिए इसमें हमेशा दो एंड होते हैं आपके, एक तो होता है फ्रंट एंड और एक होता है रियर एंड। फ्रंट एंड वह भाग होता है जिसपे आपका जो गियर है ये लगा हो या फिर पुल्ली लगी हुई हो या स्पोकेट लगा हुआ हो, तो यह आगे का भाग होता है, इसीलिए इसे फ्रंट एंड कहते हैं। पीछे का जो हिस्सा होता है यह रियर एंड कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा आपको एक प्लेट दिखाई दे रही है, यह हमारी थ्रस्ट प्लेट कहलाती है, ताकि चलते हुए इंजन में यह कैमशाफ्ट बाहर ना आ जाए। इस समस्या से बचने के लिए इसके ऊपर हम जो है बोल्ट के माध्यम से इसे हमारे इंजन के क्रैंक केस पर कस दिया जाता है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो यह हमारे मेन जर्नल कहलाते हैं, जो कि क्रैंक केस में आधार ग्रहण करते हैं। इसके ऊपर इसे टेक मिलता है जहां पर ये जाकर के बैठते हैं, इन्हीं के माध्यम से बैठते हैं। फिर लोबें आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बनी हुई हैं, ये हमारे वाल्वों को ऑपरेट करने में हमारी मदद करती हैं। एक अजीब सी कैम लोब आपको दिखाई दे रही है, इसे एसेंट्रिक कैम लोब के नाम से जाना जाता है। आज के समय में इस तरीके की लोबों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पुराने समय में फ्यूल फीड पंप को चाल देने में ये मदद करते थे। आजकल चूंकि हम इलेक्ट्रिकल या हम ये कहें कि SU इलेक्ट्रिकल फ्यूल फीड पंप का प्रयोग कर रहे हैं, तो यह पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिकल पे निर्भर होता है, तो बैटरी से चाल लेता है, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके आगे हम चलते हैं तो स्क्यू गियर, यह हमारे इंजन में ऑयल पंप को चाल देने में मदद करता है। पेट्रोल इंजन में यह डिस्ट्रीब्यूटर को चाल देता है। लुब्रिकेशन की बात की जाए तो कैम शाफ्ट में मेन जर्नल के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा छेद दिया जाता है। यह होल एक ऑयल गैलरी होती है जिसका कनेक्शन यहाँ से होता हुआ, साइड से होता हुआ और यहाँ पर दिया जाता है, ताकि हमारे जो मेन जर्नल है यहाँ तक ऑयल को पहुंचाया जा सके। तो यह लुब्रिकेशन में हमारी मदद करता है। इसके बाद हम इसके मटेरियल की बात करते हैं। तो यह फोर्जिड अलॉय स्टील की बनाई जाती है। इसके आगे हम बात करेंगे कि असेंबली, वाल्वों तक चाल देने के लिए हम किन किन असेंबलियों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम टेपिट का प्रयोग करते हैं। टेपिट के साथ में पुश रोड लगाई जाती है और पुश रोड के ऊपर रोकर आर्म
रोकर आर्म असेंबली जो हम कहते हैं, जिसमें हमारी रोकर आर्म शाफ्ट होती है, ये इस तरीके से इसके ऊपर लगाई जाती है। क्लियरेंस हमेशा इंजन निर्माता के अनुसार रखा जाता है। इसके अलावा रोकर आर्म असेंबली में जब आप देखेंगे कि रोकर आर्म के ऊपर भी एक छोटा सा छेद दिया जाता है, ये लुब्रिकेशन के लिए है। इसके अलावा यहाँ जो शाफ्ट आप देख रहे हैं, इसके ऊपर भी यह ऑयल गैलरी दी जाती है। यहाँ पर रोकर आर्म शाफ्ट में आप देख रहे हैं अंदर से यह होल होता है, यह लुब्रिकेशन के लिए दिया जाता है। इसमें पूरी गैलरी में ऑयल चलता है और यहाँ से होता हुआ यह रोकर आर्म तक पहुंचता है। रोकर आर्म से होता हुआ यह वापस से हमारे सिलेंडर हेड से होता हुआ ब्लॉक के जो पुश रोड वाले हिस्सा होता है, यहां से होता हुआ यह वापस हमारे ऑयल संप में आ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं टेपिट की। तो जो आप टेपिट देख रहे हैं, यह मैकेनिकल टेपिट है, लेकिन आज के समय में हम मैकेनिकल टेपिट की बजाय हम हाइड्रोलिक टेपिट का प्रयोग कर रहे हैं। हाइड्रोलिक टेपिट आजकल सीधे हम हेड में ही प्रयोग में ले रहे हैं, उन्हें वाल्व के ऊपर ही सीधा रख दिया जाता है। क्योंकि हम जो है आज के समय में ओवरहेड कैम शाफ्ट का सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो ओवरहेड कैम शाफ्ट में हम रोकर आर्म असेंबली का प्रयोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे इंजन का भार कम हो जाता है और FHP कम हो जाती है, तो और BHP हमारी अपने आप ही बढ़ जाती है और सीधी जो चाल होती है वह हमारे कैम शाफ्ट के द्वारा वाल्व तक पहुंचा दी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कैम शाफ्ट चालन यंत्रावली। यहां हम ये कहें कैम ड्राइव मैकेनिज्म की। तो कैम ड्राइव मैकेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए उन्हें हम कुछ इमेजों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेन ड्राइव मैकेनिज्म की, जिसमें हम इस तरीके की चेन का प्रयोग करते हैं और एक स्पॉकेट का प्रयोग किया जाता है, तो जिसमें हम क्रैंक शाफ्ट को सीधा जो है हम इसकी चाल यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं कैम शाफ्ट पर। तो इस तरीके से कैम को चाल देने के लिए हमने चेन का प्रयोग किया। इस तरीके की जो ड्राइव मैकेनिज्म होती है, यह चेन ड्राइव मैकेनिज्म के नाम से जानी जाती है। इसके बाद हम दूसरे ड्राइव मैकेनिज्म की बात करते हैं, जो होती है आपकी बेल्ट ड्राइव मैकेनिज्म, जिसमें हम क्रैंक शाफ्ट की जो चाल होती है उसे कैम शाफ्ट तक पहुंचाने के लिए बेल्ट का प्रयोग करते हैं। तो यह बेल्ट ड्राइव मैकेनिज्म कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं गियर ड्राइव मैकेनिज्म की। गियर ड्राइव मैकेनिज्म में हम गियरों को इस तरीके से सीधा आपस में जोड़ करके चाल दे देते हैं और गियर ड्राइव मैकेनिज्म पे जो टाइमिंग होती है, वो टाइमिंग मार्क आमने सामने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इन दोनों टाइमिंग मार्कों के बीच में हम क्या करते हैं, दूसरे गियर का टाइमिंग मार्क मिला देते हैं। तो इस तरीके से हमें टाइमिंग मिलाने में भी आसानी होती है। और कुछ इंजनों में हम गियर ड्राइव मैकेनिज्म की जगह चेन ड्राइव या बेल्ट ड्राइव मैकेनिज्म प्रयोग में ले रहे हैं, तो वहां पर चूंकि सर्दी और गर्मी के मौसम में बेल्ट या चेन के सिकुड़ने या उन्हें फैलने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा अधिक होती है। तो उस समस्या से बचने के लिए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो इसका सीधा परिणाम हमारे इंजन पे पड़ेगा। यदि हम टाइट रख देते हैं तो यह हमारी कैम शाफ्ट को खींचेगा। अल्टरनेटर है या हमारा एयर कंप्रेशर है जो कि एसी के साथ लगाया जाता है, इन सबको वो खींचेगा, टाइट करेगा, जिसकी वजह से अनावश्यक रूप से एक साउंड उत्पन्न होगा। इस समस्या से बचने के लिए हम वहां पर बेल्ट ड्राइव मैकेनिज्म जहां इस्तेमाल की जाती है, तो वहां पर हम बेल्ट टेंशनर का प्रयोग करते हैं। जहां चेन ड्राइव मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है, वहां पर हम चेन टेंशनर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसे भी हम देखते हैं इमेज के माध्यम से। इस तरीके का एक बेल्ट टेंशनर जो है हम हमारे वाहन में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ये जो हिस्सा होता है ये हमारे बेल्ट को पीछे से धकेलने में मदद करता है और हम इसके माध्यम से यहाँ पर एक स्टार एलन की लगा करके हम इसे लूज या फिर इसे वापस से हम इसे रिलीज कर सकते हैं। रिलीज किया जा सकता है, बट टाइट किया जा सकता है इसके माध्यम से। तो यह बेल्ट के ऊपर जिस प्रकार से यदि सर्दी होती है तो मौसम के अनुसार यदि यह बेल्ट सिकुड़ती है तो इसकी जो पकड़ होती है ये अपने आप लूज हो जाती है, लेकिन जैसे ही बेल्ट गर्मियों में लूज हो जाती है तो यह वापस से उसे टाइट कर देता है। तो ये ऑटो एडजस्टर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं चेन ड्राइव मैकेनिज्म में। जहां चेन ड्राइव मैकेनिज्म प्रयोग में लिया जाता है वहां पर इस तरीके का एक चेन टेंशनर प्रयोग में लिया जाता है। तो चलिए इसे हम एक इंजन पर देखते हैं। इस तरीके के इंजन में हमने चेन ड्राइव मैकेनिज्म को प्रयोग में लिया है कि नीचे की तरफ तो हमारी क्रैंक शाफ्ट है, लेकिन ऊपर की तरफ हमने कैम शाफ्ट को लगाया है और कैम शाफ्ट स्पॉकेट को यहां पर लगाया गया है, जिसे हमने चाल देने के लिए एक चेन को काम में लिया है। और
चेन जो है यह हमारी क्रैंक शाफ्ट के साथ कैम शाफ्ट को जोड़ रही है, या हम ये कहें कि हमारी क्रैंक शाफ्ट की चाल को कैम शाफ्ट तक पहुंचा रही है। लेकिन जैसे जैसे सर्दी या फिर हम कहें कि गर्मी मौसम का प्रभाव अगर इसके ऊपर पड़ता है या चलते चलते यह चेन घिस जाती है तो इसके लूज होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से इंजन में से आवाज आने लगती है। इस समस्या से बचने के लिए हम चेन टेंशनर को काम में लेते हैं। तो यह चेन टेंशनर आप यहां देख रहे हैं कि इस तरीके का ये चेन टेंशनर होता है, जो कि स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से इसे मैनुअली भी एडजस्ट किया जा सकता है। यह ऑटो एडजस्ट होता है, अपने आप भी एडजस्ट हो जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैं इसे टाइट कर रहा हूं तो यहां पर आपको जो चेन है यह आगे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है इस तरीके से, और मैं अब इसे लूज कर रहा हूं तो यह अपने आप ही इसे एडजस्ट कर देता है। तो इसे हम चेन टेंशनर के नाम से जानते हैं। आज हम लोगों ने कैम शाफ्ट के बारे में जाना। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।